Now, the first question, it says that an object experiences a net zero external unbalanced force. ठीक है ना, जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है वह कितना है बच्चों, दैट इज 0 न्यूटन। ठीक है ना, 0 न्यूटन। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है। एफ नेट जीरो है, एफ नेट का मतलब होता है एम इंटू ए, वह जीरो हो जाएगा। अब मास तो जीरो होता नहीं है तो एक्सेलरेशन ही जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वह एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वह एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? यस, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। यू कैन सी वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड ये जो है यह नॉन जीरो वेलोसिटी है। इट इज नॉन जीरो वेलोसिटी इवन दो दिस वेलोसिटी इज नॉन जीरो। ओके, एंड फोर्स नेट फोर्स इज जीरो, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity if no provided reason। तो देखो नेट फोर्स जीरो है ना, तो मैग्नीट्यूड जो है ना वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड जो है, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा वेलोसिटी का, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। क्योंकि याद रखो कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता होती है। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन शुड बी बोथ शुड रिमेन कांस्टेंट, दोनों जो है कांस्टेंट होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। विथ अ स्टिक, कारपेट को स्टिक से आपने क्या करा, बीट किया, तो डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। एक्सप्लेन क्यों होती है ये आपसे। अब क्या होता है कि जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट जो है बाहर आती है, और रीजन जो है उसका होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है रीजन? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या है, कारपेट में स्टक करे हुए रहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, पर आप उसको स्टिक से बीट करते हो तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, कारपेट जो है वो तो मोशन में आ जाता है, परंतु जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो किस में रहना चाहते हैं, रेस्ट में रहना चाहते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डस्ट पार्टिकल्स दे वांट टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। अब देखो ये इसका जो आपको वर्ड यूज करना है, की वर्ड है इसका आंसर का, वो क्या है बच्चों? की वर्ड है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये आपको यूज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में अब देखिए ये एक बड़ा ही फनी एग्जाम्पल है इसका। बेचारे वो जो है वो गायब हो गए, इतनी धूल थी उस कारपेट में। ठीक है कि नहीं? तो फिर से ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है, अगेन दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओनली। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके कारण ये जो है इस तरह से निकलता है। ठीक है, सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because there is a force on the ball opposing the motion, and we call this force friction. This force is called friction. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो देखो डिस्टेंस कितनी कवर की, 400 मीटर कवर की, और कितनी देर में कवर की, 20 सेकेंड में। तो टाइम कितना है, 20 सेकेंड है, टाइम इज 20 सेकेंड। आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, यू हैव टू डिटरमिन द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। फाइंड अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट
इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, तो देखो फोर्स निकालना है आपको अगर उसका मास जो है वह गिवन है, और मास कितना गिवन है 7 मेट्रिक टन, यानी कि 7000 केजी, क्योंकि एक मेट्रिक टन का मतलब है 1000 किलो, तो 7 मेट्रिक टन हो जाएगा 7000 केजी। चलिए, तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, तो देखिए भाई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। S है 400। अच्छा, यहां पर देखो ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये देखो हर एक इसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस कीवर्ड्स। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बच्चों, वो क्या होगी, 0 होगी, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? अब डिस्प्लेसमेंट 400 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, और टाइम आपको दिया है 20 का स्क्वायर कर दीजिए, वो हो जाएगा 400। ठीक है, 400 वन जा 400, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। अब आपको यही नहीं रुकना है, आपको फोर्स भी फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू M इंटू A, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एज फार एज मास इज कंसर्न इट इज 7000 एंड एक्सेलरेशन इज 2, सो दैट मेक्स इट 14000 न्यूटन। फोर्स कितना हो जाएगा, 14000 न्यूटन। सो दिस विल बी दी आंसर। अ स्टोन ऑफ 1 kg, सबसे पहले तो आपको जो जो गिवन है वो लिख लेना चाहिए। तो गिवन क्या है भाई, यहाँ पर हियर व्हाट इज गिवन, मास ऑफ द स्टोन इज 1 kg thrown with a velocity of 20 meter per second. So velocity is given 20, so this is initial velocity 20 meter per second across the frozen surface of a lake, ठीक है, and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. So distance traveled is mentioned here 20 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? Force of friction कितना लगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फोर्स जो होता है, वी नो दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। Now, as far as mass is concerned, it is given here, and acceleration is not known. So what we have to do is we have to determine the acceleration. अब बात आती है कि देखो, comes to rest, starts from rest अगर होता है तो हम बोलते हैं start from rest का मतलब क्या है बच्चों, start from rest का मतलब है कि वह इनिशियल वेलोसिटी 0 रखता है, पर comes to rest का मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वह 0 हो गई है, फाइनल वेलोसिटी हैज बिकम 0। ठीक है, अब हम लगाते हैं यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट अस अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं हम, v स्क्वायर is equal to u square plus twice as, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाता है 400 प्लस ट्वाइस ए एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 20, तो ये 20 मीटर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा -400 डिवाइडेड बाय 40, दैट मेक्स इट -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन ये बताता है कि ये रिटार्डेशन है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन है, और माइनस बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है समय के साथ में। और फिर इसके बाद हम जो है यहाँ पे फोर्स लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका 1 है, एक्सेलरेशन आपका
40 है, ये हो जाएगा -40 न्यूटन, फोर्स इज -40 न्यूटन, दिस इज द फोर्स। तो माइनस केवल ये बता रहा है कि मोशन का अपोज हो रहा है, वहां पर वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज हो रही है, रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है ना, ये रेजिस्ट कर रहा है मोशन को। A slight correction here, 4 टेंजा 40 होता है, मैंने यहाँ 40 डायरेक्ट लिख दिया, ये -10 होना चाहिए, और यहाँ पर ये मास इंटू एक्सेलरेशन -10 जब करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों -10 न्यूटन, है ना। नेगेटिव साइन जो है वो ये बताता है, नेगेटिव साइन जो है, मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, -10 ये बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि फोर्स जो है वो क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है। दिस फोर्स is a resistive force which is resisting the motion of the object. I hope this is clear to you. One more correction is here. Distance traveled was 50 meter and we took 40. So that is actually wrong. So what we are going to do, we will redo it. Okay, don't worry, we will redo it. Okay, वो 50 मीटर 40 मीटर में कंफ्यूजन हो गया हमारा, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको सब हटा देते हैं, ये सबको, और अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको देखना है v स्क्वायर, v फाइनल है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, u का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस a एक्सेलरेशन निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 50, यहाँ 20 लिखा हुआ था, ये 50 है, 50 का 50 ही लिखेंगे ना, स्क्वायर भी नहीं है इधर, तो 50 है, 52 से 100 होता है, और 400 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, दैट इज नेगेटिव, सो दिस विल गिव यू -4, एक्सेलरेशन -4 है, मास 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए -4 का, ये आ जाएगा -4 न्यूटन, सो द आंसर इज -4 न्यूटन, नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो रेजिस्टिव है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 8000 kg का इंजन है, तो ये रहा हमारा इंजन, और वो अपना पुराना स्टीम इंजन जो चलता था ना, वो वाला इंजन है, हम टिपिकल इंजन लेंगे भाई, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर वैगन है, वैगन 1, वैगन आर नहीं है, वैगन 1 है, वैगन 2 है, ठीक है, वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, ये कार्टून्स में दिखाते हैं ना ऐसी रेलगाड़ी, वो 3, 4 और 5 है ना, ऐसे 5 है ना, कार्टून में ऐसे ही होता है, रेलगाड़ी ऐसे दिखाता है 5, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और आपसे बोला है कि हर एक वैगन, मास ऑफ द वैगन जो है वो क्या है, ईच वैगन इज 2000 kg, इसका मास जो है वो 2000 kg है, और 8000 kg इंजन, तो मास ऑफ इंजन इज गिवन हाउ मच, 8000 kg, 8000 kg का इंजन दिया हुआ है, pulls a train of 5 wagons, if the engine exerts a force of 40,000 Newton, इंजन ने अगर फोर्स लगाया है 40,000 न्यूटन का, इंजन जो है वह 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, अगर ट्रैक जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 5,000 न्यूटन है, ठीक है, देन कैलकुलेट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है, एंड फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 निकालना है, ये सारी चीजें आपको फाइंड। सो द फर्स्ट पार्ट ए इज एक्सेलरेटिंग फोर्स। देखो भाई, एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो, माइनस बैकवर्ड में जो लग रहा है, पीछे जो लग रहा है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F माइनस FR, F कितना है, वो है 40,000, F is 40,000 minus force of friction is 5,000, so that basically makes it 35,000 Newton, कितना हो जाएगा 35,000 Newton। सेकेंड पार्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो अब देखो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये एक्सेलरेशन होता है, नेट फोर्स है 35,000, ठीक है, और मास कितना है, मास हो जाएगा 5 वैगन का मास और इंजन का मास,
वो हो जाएगा 18,000। 5 वैगन का मास 10,000 और इंजन का मास 18,000। तो ये कैंसिल कर दो। 35/18, 18 वन जा 18, 17 या 18, 1.8 के करीब ये आ जाना चाहिए, है ना। 1.8 समथिंग जो होगा, 1.94 ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी दी एक्सेलरेशन ऑफ दिस। 1.94 मीटर पर सेकेंड। कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 का वैगन 2 पे कितना फोर्स है। तो देखो सीधी सी बात है, वैगन 1 इस तरह से वैगन 2 को इस तरफ पुल कर रहा है, तो वैगन 2 को ही थोड़ी ना कर रहा है, वो तो पूरी सारी वैगन्स को कर रहा होगा। तो इन सब वैगन्स का मास कितना है, तो मास ऑफ दीज ऑल वैगन्स इज 4 टाइम्स 2000 यानी 8000 kg है, ठीक है ना। 8000 kg है। और फोर्स कितना लग रहा होगा, ये इस तरफ वो लग रहा होगा F इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है 8000 और ए कितना है, ए है आपका 1.94। ए इज इंटू 1.94। तो आप लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू 8000 इंटू 1.94। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको करीबन 15,520 न्यूटन के करीब फोर्स दे देगा। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2, है ना। पर क्योंकि वो सभी को पुल करने वाला है इसलिए मास जो है वो सबका लेना होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। so mass is explicitly mentioned, it is 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of this? तो देखो acceleration जो है वो इसका 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। नेगेटिव है मतलब माइनस है। आपसे पूछा है व्हाट मस्ट बी द फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1.7। तो ये हो जाएगा माइनस 1500 इंटू 1.7 करेंगे तो यह जाएगा 2550 न्यूटन। दिस विल बी द फोर्स।